हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम करने वाले क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक टर्म से आप लोग पहले ही काफ़ी फैमिलियर होंगे। प्रीवियस क्लासेस वगैरह में भी, छोटी क्लासेस वगैरह में भी आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। इसके की फैक्टर्स जिन पे बात करने वाले हैं वो है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये सारे वो टर्म्स हैं जो पहले भी पढ़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम क्लास 12th में इस सारे एस्पेक्ट्स को, ये सारे टर्म्स को और ज्यादा ब्रीफ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मूव करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन वर्ल्ड। ये वर्ल्ड के आधार पर हमें पढ़ना है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सरफेस। यानी पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिस तरीके से विश्व भर में लोग पृथ्वी पर फैले हुए हैं उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, समझने में बिल्कुल आसान है। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट लैंड एरिया। ये बहुत ही एक दिलचस्प फैक्ट है बच्चों कि पूरे दुनिया की जो 90% पॉपुलेशन है वो मात्र 10% हिस्से में रहती है, मात्र 10% जमीन पर, लैंड पर रहती है। ठीक है, एंड द 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज, यानी दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 कंट्री जो है उसका वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन इज अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 6 कंट्रीज फ्रॉम एशिया, जिसमें 6 कंट्रियां जो है वो एशिया से है। यानी विश्व की आबादी के लिए जिम्मेदार दुनिया की जो 60% पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रियों से आती है। यानी उसमें से भी 6 कंट्रियां जो हैं वो एशिया की हैं। अब जरा उनकी लिस्ट जरा देख लेते हैं हम। टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज में सबसे ऊपर आता है चाइना, जो अराउंड 140 करोड़ के आसपास है। इंडिया रीचिंग क्लोजर टू चाइना, बहुत तेजी से हम चाइना के करीब जा रहे हैं। करंटली 135 करोड़ का एस्टिमेट लगाया जा रहा है और हम बहुत तेजी से चाइना को क्रॉस कर जाएंगे आने वाले 2 से 4 साल में। हमसे पीछे आता है यूएसए, देन इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मैक्सिको। अब इन 10 कंट्री जो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन देता है बच्चों वो है, दिस ऑल कंट्रीज इक्वल टू 60% पॉपुलेशन, यानी 60% जो है पॉपुलेशन ये 10 कंट्रियां देती है। अब एक टर्म है बेटा डेंसिटी। अब डेंसिटी होता क्या है? इसको घनत्व कहते हैं हिंदी में, कि किस तरीके से घनत्व का काम, डेंसिटी को काउंट किया जाता है। ये टर्म है क्या? डेंसिटी से पूरा मतलब है फैलाव, कितना फैलाव है पॉपुलेशन का एक एरिया में। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक फॉर्मूला होता है, कभी कभी 1 मार्कर ओरिएंटेशंस में आ सकते हैं ये, तो उसमें डायरेक्टली आप लिखेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू एरिया अपॉन पॉपुलेशन। ठीक है, इसको आसानी से एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एन एरिया ऑफ रीजन एक्स एक एरिया है जो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर, 100 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, एंड द पॉपुलेशन इज 1,50,000 और वहां की पॉपुलेशन जो है 100 स्क्वायर किलोमीटर की 1,50,000 है। तो उसकी डेंसिटी क्या निकलेगी? अगेन रिपीटिंग द सेम सिनेरियो, इस फॉर्मूला को यहां पे अप्लाई करते हुए एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन कितना है बच्चों? 1,50,000। तो उसको हम इस तरीके से डिनोट करने के बाद निकलता है 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है और 1 मार्कर में अक्सर आता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर भी आता है बेटा, कभी 3 मार्कर या कभी 5 मार्कर में आ जाता है। ये सारे फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में कि वो सब कारण बताने आपको जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है वेरिएबल तरीके से। कभी भी एक जगह ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होती। आपने खुद भी इस चीज को देखा होगा। जरूरी नहीं कि एरिया ज्यादा होगा तो
ज्यादा पॉपुलेशन होगी, वो कभी भी इस चीज से मैटर नहीं करता। कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं और उन्हीं के बारे में हम अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आता है बच्चों ज्योग्राफिकल फैक्टर। ज्योग्राफी, भूगोलिक आधार पर किस तरीके से ये फैक्टर इफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला आता है बच्चों अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की, जल की उपलब्धता। अब पानी जहां ज्यादा होएगा, ऑब्वियस सी बात है, पानी एक ऐसी बेसिक चीज है जिसकी नीड जो है वो हर हैबिटेंट को पड़ती है, ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, हर लिविंग बॉडी पर इसका असर होता है पानी का, और पानी की नेसेसिटी भी उतनी ही ज्यादा है। तो एक ऑब्वियस रीजन होता है, आप जो बच्चे हिस्ट्री के हैं या जिन्होंने सिविलाइजेशंस वगैरह को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो शुरुआती आरंभिक टाइम में सारी जितनी भी जनजातियां रही है, सारी सिविलाइजेशन, सभ्यता जो भी रही है, वो जल के समीप में या जल के पास इसलिए रही है क्योंकि पानी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। पानी कई तरीके से चीजों को जोड़ता है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ आजीविका के लिए ही नहीं बल्कि इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड्स पे भी पानी का यूज बहुत बड़ा होता है, उसका रोल बहुत ज्यादा होता है। कृषि, एग्रीकल्चर होता है उससे, ठीक है। तो वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लाइफ, सो पीपल ऑफन प्रेफर टू लिव इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। जहां पीने योग्य पानी या फिर साफ पानी की उपलब्धता सबसे ज्यादा होती है, वहां पर यह एज्यूम किया जाता है कि पॉपुलेशन ज्यादा होती है। अब यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा पानी हो, कहीं बाढ़ आ रही हो कहीं पे और सब पूल्स में रह रहे हैं, वेनिस की तरह। वेनिस शहर के बारे में आपने सुना होगा, वो पूरा लगभग आपका पानी में है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल आसपास पानी पानी चाहिए, बस नहीं, सिर्फ पीने योग्य पानी या फिर जिससे आजीविका आपकी बेहतर हो सके, लाइवलीहुड आपका आसान हो जाए, उस तरीके से होना चाहिए पानी की अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो दूसरे मेजर पे आते हैं बेटा, वो है लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म से आप ये समझ लो कि उचावच हिंदी में कहेंगे इसको, और जिस तरीके से लैंड रहता है, कभी कभी होता है कि माउंटेनियस एरियाज में आप स्कैटर्ड सेटलमेंट्स देखते हैं, वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं है, दूर दूर घर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं होता, लैंड फॉर्म बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि इसमें लिखा है, पीपल प्रेफर लिविंग ऑन फ्लैट प्लेन्स एंड जेंटल स्लोप। जेंटल स्लोप और फ्लैट प्लेन्स एरिया जो होते हैं, वहां पे ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं। क्यों? दिस इज बिकॉज सच एरियाज आर फेवरेबल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्यों? यहाँ पे खेती करना आसान होता है। अब ये जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है, इसको तुम जिसे कहते हैं बिगिनिंग की तरीके से जोड़ना, कि ह्यूमन जब जुड़ने शुरू हुए थे, पृथ्वी पे आने शुरू हुए थे, तो उनके लिए ये सारे मेजर रीजंस रहे थे, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स जिसके बारे में हम अभी कर रहे हैं। तो सबसे जरूरी होता है ह्यूमन के लिए कि एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, क्रॉप जो है उसकी आसानी से हो जाए, इजीली हो जाए और आउटकम दे सके। और उसके बाद क्या होती है, हम अपनी लाइफ को आसान करने के लिए जो हमारी बाकी चीजें होती हैं, वो भी इस तरह के लैंड फॉर्म में, प्लेन और जेंटल स्लोप वाले एरिया में आसान हो जाता है। जैसे कि बिल्ट ऑफ रोड्स, इंडस्ट्रीज। एग्जाम्पल जैसे इंडिया के कंसर्न में देखे तो गंगा प्लेन्स, जहां हम है या हमसे ऊपर, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा वगैरह हो गया, पंजाब हो गया, जहां पे क्या होता है बच्चों, लैंडफॉर्म जो होता है लगभग प्लेन भी होता है, थोड़ा बहुत स्लोपी भी हो जाता है, लेकिन वहां क्या है, क्रॉप जो है बहुत अच्छे से उग पाता है। लोगों तक खाना नहीं पहुंचेगा तो वो क्यों रहना पसंद करेंगे एक जगह पर, ठीक है। तो वही एक फैक्टर है लैंडफॉर्म्स के साथ। तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे आते हैं, विच इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट क्या है बच्चों, क्लाइमेट का कितना बड़ा रोल है। एन एक्सट्रीम क्लाइमेट सच एज वेरी हॉट और वेरी कोल्ड डेजर्ट। अब क्लाइमेट का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई इंसान है, अधिकतर हम लोग तो सारे इंसान हैं, और इंसानों के लिए क्या होता है कि हमें कुछ कंडीशंस होते हैं फेवरेबल और कुछ होते हैं फेवरेबल ना होना। जैसे कि बहुत बड़ा एरिया है डेजर्ट का, कोई रहना पसंद करेगा नहीं। क्यों नहीं रहना पसंद करेगा? क्योंकि गर्मी ज्यादा होगी, या अगर कोल्ड डेजर्ट है तो कोल्ड ज्यादा होएगा, और वो हम ह्यूमंस के लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और उसी तरीके से होता है, जैसे यहां लिखा है कि हाई रेनफॉल एरियाज और लो टेम्परेचर जोन्स मेक्स अनकंफर्टेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, ठीक है। ऐसे ही कोई भी चीज अगर ज्यादा होती है, यानी सर्दी ज्यादा होगी तो भी रहने में परेशानी, बारिश ज्यादा होगी तो भी, सब एक्सट्रीम होने पे प्रॉब्लम होती है। फेवरेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसलिए ही मेडिटेरियन रीजन्स पर ज्यादातर लोग
अट्रैक्ट होते हैं रहने पे। मेडिटेरियन एक टेम्परेट जोन की तरह समझ लो। अब आप 11th से आ रहे हैं, 12th में आपको ये चीजें बिल्कुल पता होगी जब हमने क्लाइमेट चैप्टर भी करा था। तो जो जहां पर टेम्परेट रहता है सिचुएशन, जहां पे टेम्परेट रहता है टेम्परेचर, ठीक है, वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी, ना ज्यादा बारिश, तो ना ज्यादा उमस। तो इस तरीके की सिचुएशन में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मूव करते हैं बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है सॉइल। अब जाहिर सी बात है कि फर्टाइल सॉइल नहीं होगी तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, और एग्रीकल्चर नहीं होगा तो लोग जुड़ेंगे नहीं एक जगह से। फर्टाइल सॉइल्स आर important for agriculture, therefore the fertility matters because these zones allow the intensive agriculture। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेट करता है आपका क्लाइमेट और लैंडफॉर्म से भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये टर्म हो सकता है एक दूसरे से रिलेटेड हो, इसलिए ही ज्योग्राफिकल फैक्टर में आए हैं, पर इनका रेलेवेंस सबका अलग अलग है। ठीक है, तो फर्टाइल जमीन होती है तो क्या होता है बच्चों कि एग्रीकल्चरिंग ज्यादा होने लगती है। जैसे उत्तर प्रदेश हमारे यहाँ हो गया, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा रिचर हैं, यहाँ पर ज्यादा लोग करते हैं उस चीज को। क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल होने की वजह से जो किसान होता है बच्चों, उसके पास एक जमीन में ही मल्टीपल क्रॉप उगाने की फैसिलिटी मिल जाती है। वो मल्टीपल क्रॉप उगा लेता है, सीजनल भी उगा लेता है, नॉन सीजनल भी उगा लेता है। यानी जो जमीन होती है वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव मतलब वर्ड से इंटेंस मतलब ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा खेती करने के लिए किसान के पास ऑप्शन मिल जाता है। अब उसके पास ऑप्शन ज्यादा होंगी तो वो ज्यादा क्रॉप उगा पाएगा, ज्यादा क्रॉप उगा पाएगा तो ज्यादा लोगों का पेट भर पाएगा और अपना पेट भर पाएगा। ठीक है, तो वो सॉइल्स जो होते हैं वो भी ज्योग्राफिकल फैक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल पे करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे जाते हैं, वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर में 4 चीजें आई हैं, हमने 4 चीजें करी है। पहला क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की उपलब्धता। दूसरी है लैंडफॉर्म, प्लेन और जेंटल स्लोप्स में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं। रीजन है कि क्रॉप अच्छे से उग जाती है, कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। और उसी में एडवर्स हो जाता है जब वो माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं तो उनको स्टेप क्रॉपिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, जो कि बहुत लिमिटेड होती है। कुछ क्रॉप उस पर सपोर्टिव होती है, कुछ नहीं होती। स्लैश एंड बर्न वगैरह भी वहीं से ही होती है, तो उसमें भी बड़ी दिक्कत आती है। कभी कभी आपको लैंड को एक बार कल्टीवेशन होने के बाद उसको काफी टाइम तक खाली छोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए लैंडफॉर्म जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आते हैं हमने पढ़ा क्लाइमेट पे। क्लाइमेट ज्यादा एडवर्स होगा, जहां पर भी ज्यादा एक्सट्रीम होएगा, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी होगी तो वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो क्लाइमेट एक अट्रैक्ट करता है और इसी वजह से मेडिटेरियन रीजन पर लोग जो है उस ज्यादा जुड़ते हैं, ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र बन जाते हैं मेडिटेरियन रीजन्स। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा अभी सॉइल्स। फर्टिलिटी ज्यादा होगी तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ऑप्शंस खुल जाएंगे, और इस ऑप्शन के खुलने की वजह से इकोनॉमिकल बैलेंस भी होने लग जाता है। ठीक है, तो अब अगले पे आ गए हैं हम, वो है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चैप्टर के की क्वेश्चंस में से एक है। कभी कभी ये सारे एक साथ भी आ सकते हैं 5 मार्कर में, तो कभी कभी ये पार्शियली आ जाते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर पूछ लेगा आपसे, तो कभी इकोनॉमिकल तो कभी सोशियो। ठीक है, तो अभी इकोनॉमिकल को समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ज्योग्राफिकल आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया है। अब आते हैं मिनरल्स। पहला है इसमें मिनरल्स। एरियाज विद मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, दस माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जनरेट एम्प्लॉयमेंट। अब जहां पे मिनरल्स ज्यादा होती है, रिसोर्सेज ज्यादा होती है, वहां इंडस्ट्रीज ज्यादा पनपने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहां रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है मिनरल के तौर पर, जिससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की जो जिसे कहते हैं ना कि खर्चा जो होता है, जो एक्सपेंडिचर लगता है ट्रांसपोर्ट पे, वो कम हो जाता है और उसी जगह पर इंडस्ट्रियां स्टेब्लिश हो जाती है। और इंडस्ट्री स्टेब्लिश होएगी तो इंडस्ट्री को चलाने के लिए लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, या मशीनें अपने आप काम कर लेंगी? नहीं ना, लोगों की जरूरत तो पड़ेगी भाई, लेबर्स की, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट का स्केल खुल जाता है लोगों के लिए। अब उसका एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में गिवन है, कटांगा रीजन है जाम्बिया का, जो कॉपर बेल्ट है। ठीक है, अफ्रीका का बहुत बड़ा जोन है जहां पे कॉपर की उत्पादकता होती है, कॉपर डेवलप किया जाता है। इसलिए उसी जोन पर बहुत सारे लोग, कटांगा रीजन ऑफ जाम्बिया अफ्रीका, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जहां पे कॉपर बेल्ट के लिए ये फेमस है, कॉपर जोन है ये पूरी तरीके से। तो यहां पे ये इसी तरीके से लोगों को जोड़ता आ रहा है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है फिर अर्बनाइजेशन। ठीक है, अब ये अर्बनाइजेशन क्या है? शहरीकरण। जितना ज्यादा शहरीकरण होने लग जाता है, जितने ज्यादा लोग शहरों से जुड़ने लग जाते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट का स्केल भी बढ़ जाता है। सिटीज ऑफर बेटर, ये अधिकतर अर्बनाइजेशन कहां से जुड़ेगा? शहरों से। जैसे कि हमारे शहर है दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह हो गए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की नहीं, एजुकेशनल एंड मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के अवसर भी बेहतर होते हैं, विच ऑफन लेट्स टू अर्बन माइग्रेशन। इसलिए लोग यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट के तहत खींचे चले आते हैं। ठीक है, हमने देखा होगा कि हमारे जो रूरल एरियाज होते हैं, इंडिया के एग्जाम्पल को हम अगर कंसीडर करें, तो यहाँ पे होता क्या है बच्चों की, जो गांव के लोग होते हैं वो फटाफट खींचे चले आते हैं दिल्ली मुंबई की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन अच्छे होते हैं, स्कूल कॉलेजेस वगैरह बेटर होता है, हॉस्पिटल्स अच्छे होते हैं। और गांव में क्या होता है, हॉस्पिटल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी नहीं होती, बसेस नहीं चल रहे होते, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अर्बन माइग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, इसको हम पुश एंड पुल फैक्टर के तहत भी डालेंगे, पर वो चीज एक डिफरेंट फिनोमिना है, वो हम आगे जब हम माइग्रेशन पे आएंगे तब उसको अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। और तीसरा फैक्टर है इंपॉर्टेंट फिर उसके बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, मशीनों का युग। मशीनों ने क्या किया है बच्चों, मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी वर्कर्स की जरूरत पड़ती है। इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं बहुत सारे, आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, जहां पे इंडस्ट्रीज होती है। होता क्या है इससे ना सिर्फ जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्केल बढ़ता है, बल्कि ये अपॉर्चुनिटी दे देता है किसको, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में बनी हुई चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होती है। और ट्रांसपोर्ट जितना ज्यादा रिचर होता चला जाएगा, उतना ज्यादा वो इकोनॉमिकल स्केल में चीजों को डेवलपमेंट से जोड़ पाएगा, जीडीपी एंड ऑल। ठीक है, वो सारे फैक्टर्स इससे जुड़ते चले जाते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियल एरियाज क्रिएट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज विच नॉट ओनली इंक्लूड फैक्ट्री वर्कर्स, सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को ना जोड़ते हुए, ऑल्सो टू दी ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एंड स्मॉल स्केल वर्कर्स। स्मॉल स्केल वर्कर्स कौन से यहाँ पे फायदेमंद होते हैं इनसे, कि भाई जिनसे कोई ना कोई रॉ मटेरियल लिया जा रहा हो। अब जैसे कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, शू मेकिंग, ठीक है, इनसे अब छोटा स्केल वर्कर जो होगा, छोटा स्केल वाली इंडस्ट्री जो होगी, उससे फीते लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके या फिर उसकी पॉलिशिंग स्टफ्स ली जा रही है, तो वो भी इससे फायदेमंद फील करते हैं अपने आप को, उनको भी इससे फायदा हो जाता है। अब इसका एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोबे, ओसाका रीजन में इंडस्ट्रियल जोन है कोबे। ठीक है, जो कि जापान का रीजन है, जापान साउथ एशियन नेशन है, जहां पे ये फर्म इंडस्ट्रियल जोन है, जिसने बहुत लोगों को फायदा पहुंचाया है। ठीक है, अब आते हैं हम लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जिसका नाम है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, ये भी बहुत तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सम प्लेसेस अट्रैक्ट मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। इन द सेम वे पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर देयर इज सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट। इसको समझने की कोशिश करना, मैं आपको बताता हूं इसको और इजी वे में, कि कुछ स्थान इस तरीके के होते हैं जिसमें ना रिलीजियस एस्पेक्ट जुड़ जाते हैं। जैसे इंडिया के कंसर्न में आता है बनारस वगैरह, मथुरा, ठीक है, वृंदावन, ये सब वो एरियाज है जिसमें लोग है ना रिलीजियस बेस पे या कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ जुड़ जाते हैं। यहां लोगों को आना पसंद होता है रिलीजियस एस्पेक्ट पे। और उसी तरीके से यहां क्या चीज एक अलग करती है बाकी जगहों से, कि भाई यहां पे पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं होते, यहां पे सोशल डिफरेंसेस नहीं होते। जैसे सोशल डिफरेंसेस पे आते हुए मैं आपको और ब्रीफ में समझाता हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो किसी कम्युनिटी में रह रहे होते हैं, किसी जगह पे रह रहे होते हैं, पर उनको पसंद नहीं किया जाता। कास्टिज्म पे अगर इंडिया के बैनर में आ जाते हैं, तो कास्ट के तहत या रिलीजन के तहत उनको पसंद नहीं किया जाता। तो वो क्या करते हैं, वो रुकते नहीं है इन स्थानों पर, वो फिर अपने से मेल खाते हुए या अपनी सोच से मेल खाते हुए या अपने रिलीजन से मेल खाती हुई जगहों पर माइग्रेट कर जाते हैं, मूव आउट कर देते हैं कंप्लीटली वो। ठीक है, और दूसरा स्केल क्या है इसमें, मैनी ऑफ द टाइम गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड फ्यू ऑफ द स्पेशल फैसिलिटी टू दिस जोन विच लेड अ स्पेशल कंफर्ट जोन टू द पीपल।
यानी कभी कभार क्या होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी ना इन जगहों पर इतनी अच्छी होती है या फिर इतनी स्पेशल होती है, जैसे कि हरिद्वार हो गया, इस जगहों पर जो है फ्री में आवासीय स्थल भी मिल जाता है कभी कभी श्रद्धालुओं को। तो उससे क्या होता है, लोगों को ना, जिसे कहते हैं, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती इस जगह पर आने की, कोई खर्चा उनका जेब से भी इतना ज्यादा नहीं होगा, और फैसिलिटी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी कंसर्न पर भी इतनी ज्यादा होती है कि वो एकदम फील जो है फ्री करते हैं यहाँ आने के लिए। तो ये भी एक रीजन होता है जिससे माइग्रेशन होता है, जहां पे पॉपुलेशन इकट्ठा हो जाता है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स पे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों फैक्टर समझ आए होंगे, और तीनों पार्शियली भी आ सकते हैं और एक साथ भी आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो आगे के सारे टॉपिक आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। तो इसके नोट्स आप बनाइएगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे पूछिएगा। आगे आने वाले टॉपिक में पॉपुलेशन ग्रोथ को पढ़ेंगे, माइग्रेशन को पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये जरूरी है कि आप इन सारी चीजों को एकदम अच्छे से क्लियर कर लें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।